हेलो क्लास टेंथ, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास टेंथ लोकतांत्रिक राजनीति का चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर का नेम आप देखो, सत्ता की साझेदारी। तो इस वीडियो में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करेंगे। तो आप अपनी कॉपी और पेन उठाओ और चलो मेरे साथ क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करने। तो यहाँ पर आप देखो, सबसे पहला प्रश्न आपके पास आता है प्रश्न अभ्यास पाठ्य पुस्तक से के अंतर्गत। पहला प्रश्न है, संक्षेप में लिखिए निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न एक आप देखो, आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सत्ता की साझेदारी के अलग अलग तरीके क्या हैं, इनमें से प्रत्येक का एक उदाहरण भी दें। तो अब आप देखो, इसका उत्तर आप लिखोगे, आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सत्ता की साझेदारी के अनेक रूप हो सकते हैं जो निम्नलिखित हैं। ठीक है, और हर एक में आपको उदाहरण भी देने हैं। तो पहला आप देखो, पहला है आपका शासन के विभिन्न अंगों के बीच बंटवारा। इसको आप लिखोगे, शासन के विभिन्न अंग जैसे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा रहता है और इसमें सरकार के विभिन्न अंग एक ही स्तर पर रहकर अपनी अपनी शक्ति का उपयोग करते हैं। इनमें कोई भी एक अंग सत्ता का असीमित प्रयोग नहीं करता, हर अंग दूसरे पर अंकुश रखता है। इससे विभिन्न संस्थाओं के बीच सत्ता का संतुलन बना रहता है और इसके सबसे अच्छे उदाहरण अमेरिका व भारत हैं। यहाँ विधायिका कानून बनाती है, कार्यपालिका कानून को लागू करती है तथा न्यायपालिका न्याय करती है। भारत में कार्यपालिका संसद के प्रति उत्तरदायी है, न्यायपालिका की नियुक्ति कार्यपालिका करती है और न्यायपालिका कार्यपालिका और विधायिका के कानूनों की जांच करके उन पर नियंत्रण रखती है। तो अब आप देखो, जो ये क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये जो टॉपिक्स हैं ना, जैसे कि न्यायपालिका, इसको कार्यपालिका, इनके कानून कौन बनाता है, ठीक है, कानून कौन बनाता है, उनको लागू कौन करता है, तो ये सब चीज़ आपको अच्छे से याद करने हैं। सेकंड पॉइंट आप देखो, सरकार के विभिन्न स्तरों में बंटवारा। पहला देखो, इसमें आप लिखोगे क्या, ये देखो, पूरे देश के लिए एक सरकार होती है जिसे केंद्र सरकार या संघ सरकार कहते हैं। फिर प्रांत या क्षेत्रीय स्तर पर अलग अलग सरकारें बनती हैं जिन्हें अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। भारत में इन्हें राज्य सरकार कहते हैं और इस सत्ता के बंटवारे वाले देशों में संविधान में इस बात का स्पष्ट उल्लेख होता है कि केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सत्ता का बंटवारा किस तरह होगा। सत्ता के ऐसे बंटवारे को ऊर्ध्वाधर, ठीक है, ऊर्ध्वाधर वितरण कहा जाता है। ऊर्ध्वाधर यानी कि अब आप देखो कैसा बंटवारा, जो अभी हमने यहाँ पर पढ़ा, ठीक है, सरकार के विभिन्न स्तरों में जो बंटवारे होते हैं वहाँ पर सरकार का ऊर्ध्वाधर बंटवारा अगर आपके एग्जाम में आ जाएगा कि किसे कहते हैं तो आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, भारत में केंद्र और राज्य स्तर के अतिरिक्त स्थानीय सरकारें भी काम करती है और इनके बीच सत्ता के बंटवारे के विषय में संविधान में स्पष्ट रूप से लिखा गया है, जिससे विभिन्न सरकारों के बीच शक्तियों को लेकर कोई तनाव न हो। अब उसके बाद आप देखो, थर्ड पॉइंट है आपका यहाँ पर, विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच सत्ता का बंटवारा। इसमें आप लिखोगे, कुछ देशों के संविधान में इस बात का प्रावधान है कि सामाजिक रूप से कमजोर समुदाय और महिलाओं को विधायिका और प्रशासन में हिस्सेदारी दी जाए ताकि लोग स्वयं को शासन से अलग न समझने लगे। अल्पसंख्यक समुदायों को भी इसी तरह के से सत्ता में उचित हिस्सेदारी दी जाती है। बेल्जियम में सामुदायिक सरकार इस व्यवस्था का अच्छा उदाहरण है। अब उसके बाद आप देखो, राजनीतिक दलों व दबाव समूहों द्वारा सत्ता का बंटवारा। इसमें आप लिखोगे, लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ता बारी बारी से अलग अलग विचारधारा और सामाजिक समूहों वाली पार्टियों के हाथ आती रहती है। ठीक है, लोकतंत्र में हम व्यापारी, उद्योगपति, किसान और औद्योगिक मजदूर जैसे कई संगठित हित समूहों को भी सक्रिय देखते हैं। सरकार भी विभिन्न समितियों में सीधी भागीदारी करने या नीति पर, जो नीतियां वो बनाती है, ठीक है, नीतियों पर अपने सदस्य वर्ग के लाभ के लिए दबाव बनाकर ये समूह भी सत्ता की भागीदारी करते हैं। अमेरिका इसका अच्छा उदाहरण है। वहाँ दो राजनीतिक दल प्रमुख हैं जो चुनाव लड़कर सत्ता प्राप्त करना चाहते हैं, ठीक है, तथा जो दबाव समूह चुनावों के समय व चुनाव जीतने के बाद राजनीतिक दलों की आर्थिक मदद करके सार्वजनिक नीतियों को प्रभावित करके सत्ता में भागीदारी निभाते हैं। उसके बाद आप देखो, प्रश्न 2 है आपका, भारतीय संदर्भ में सत्ता की हिस्सेदारी का एक उदाहरण देते हुए इसका एक युक्तिपरक और एक नैतिक कारण बताएं। तो इसका उत्तर आप लिखोगे, भारत में सत्ता का बंटवारा सरकार के विभिन्न स्तरों के बीच हुआ है, जैसे केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। पहला आप देखो यहाँ पर युक्तिपरक कारण, ठीक है,
तो इसमें आप लिखोगे भारत एक घनी आबादी वाला देश है, क्योंकि आपको पता है भारत की आबादी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा आबादी वाले देशों में भारत आता है। पूरे देश के लिए एक ही सरकार के द्वारा कानून बनाना, शांति तथा व्यवस्था बनाना संभव नहीं है, इसलिए सरकार को विभिन्न स्तरों में बांट दिया गया है और उनके बीच कार्यों का बंटवारा संविधान में लिखित रूप में कर दिया गया है, जिससे ये सरकारें बिना झगड़े देश के लोगों के हितों को ध्यान में रखकर शासन कर सकते हैं, ठीक है। अब आप देखो, इतने बड़े देश में इतने सारी आबादी है, उसमें अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं, ठीक है। तो इन सब को एक ही तरह से हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए अलग अलग, ठीक है, सरकार बनाई जाती है ताकि वो लोगों को देख सकें। उसके बाद आप देखो नैतिक कारण, लोकतंत्रीय देश में सत्ता का बंटवारा जरूरी है। यदि एक ही प्रकार की सरकार होगी तो वह निरंकुश हो जाएगी, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की भागीदारी शासन में नहीं हो पाएगी, जो कि लोकतंत्र के लिए जरूरी है। इसलिए भारत में विभिन्न स्तरों पर सरकारों का वर्गीकरण कर दिया गया है। प्रश्न 3 आप देखो, इस अध्याय को पढ़ने के बाद 3 छात्रों ने अलग अलग निष्कर्ष निकाले। आप इनमें से किससे सहमत हैं और क्यों? अपना जवाब करीब 50 शब्दों में आपको देना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो थम्मन, मथाई और औसेफ, ठीक है, ये 3 लड़के हैं। तो इनके देखो, जिन समाजों में क्षेत्रीय, भाषीय और जातीय आधार पर विभाजन हो, सिर्फ वही सत्ता की साझेदारी जरूरी है, ठीक है। तो उसके बाद जो मथाई है उसने क्या लिखा, सत्ता की साझेदारी सिर्फ ऐसे देशों के लिए उपयुक्त है जहां क्षेत्रीय विभाजन मौजूद होते हैं। फिर औसेफ ने क्या लिखा, हर समाज में सत्ता की साझेदारी की जरूरत होती है, भले ही वह छोटा सा हो या फिर उसमें सामाजिक विभाजन न हो, ठीक है। तो इसका उत्तर आप लिखोगे, हम औसेफ के निष्कर्ष में सम्मिलित हैं, ठीक है, कि हर समाज में सत्ता की साझेदारी की जरूरत होती है, भले ही वह छोटा हो या उसमें सामाजिक विभाजन न हो, क्योंकि सत्ता का बंटवारा लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के लिए ठीक है। सत्ता की साझेदारी वास्तव में लोकतंत्र की आत्मा है। लोकतंत्र का मतलब ही होता है कि जो लोग इस शासन व्यवस्था में के अंतर्गत उनके बीच सत्ता को बांटा जाए और ये लोग इसी ढर्रे में रहें। वैध सरकार वही है जिसमें अपनी भागीदारी के माध्यम से सभी समूह शासन व्यवस्था से जुड़ सकें या फिर जुड़े हैं। उसके बाद आप देखो प्रश्न 4 है आपका, बेल्जियम में ब्रुसेल्स के निकट स्थित शहर मर्चटेम के मेयर ने अपने यहाँ के स्कूलों में फ्रेंच बोलने पर रोक लगा दी थी, ठीक है। रोक को सही बताया। उन्होंने कहा कि इससे डच भाषा न बोलने वाले लोगों को इस फ्लेमिश शहर के लोगों से जुड़ने में मदद मिलेगी। क्या आपको लगता है कि यह फैसला बेल्जियम की सत्ता की साझेदारी की व्यवस्था की मूल भावना से मेल खाता है? अपना जवाब आपको 50 शब्दों में देना है। तो इसका उत्तर आप लिखोगे, स्कूल में फ्रेंच बोलने पर लगी रोक को सही बताना बेल्जियम की सत्ता की साझेदारी की व्यवस्था की मूल भावना के खिलाफ है। बेल्जियम में जो व्यवस्था अपनाई गई उसमें सभी भाषाओं के लोगों को समान अधिकार दिए गए थे, इसलिए स्कूलों में फ्रेंच बोलने पर रोक लगाना सही नहीं है, क्योंकि ऐसा करने से फ्रेंच भाषी लोगों की भावनाओं का हनन होगा, ठीक है। उसके बाद प्रश्न 5 है, नीचे दिए गए उदाहरण को, अब जो नीचे आपको उदाहरण दिया गया, ठीक है, को गौर से पढ़ें और इसमें सत्ता की साझेदारी के जो युक्तिपरक कारण बताए गए हैं उनमें से किसी एक का चुनाव करें। अब देखो यहाँ पर आपको ये पढ़ना है, महात्मा गांधी के सपनों को साकार करने और संविधान निर्माताओं की उम्मीदों को पूरा करने के लिए हमें पंचायतों को अधिकार देने की जरूरत है। पंचायती राज ही वास्तविक लोकतंत्र की स्थापना करता है। यह सत्ता उन लोगों के हाथों में सौंपता है जिनके हाथों में इसे होना चाहिए। भ्रष्टाचार को कम करने और प्रशासनिक कुशलता को बढ़ाने का एक उपाय पंचायतों को अधिकार देना भी है। जब विकास की योजनाओं को बनाने और लागू करने में लोगों की भागीदारी होगी तो इन योजनाओं पर उनका नियंत्रण बढ़ेगा। इससे भ्रष्ट बिचौलिए होते हैं, ठीक है, जो बीच में कार्य करते हैं, को खत्म किया जा सकेगा और इस प्रकार पंचायती राज लोकतंत्र की नींव को मजबूत करेगा। तो इसका उत्तर आप लिखोगे, इस उदाहरण में बताया गया है कि पंचायतों के स्तर पर सत्ता का बंटवारा जरूरी है, क्योंकि इससे भ्रष्टाचार कम होगा तथा प्रशासनिक कुशलता बढ़ेगी। पंचायतों के अधीन जब आम लोग स्वयं अपने लिए विकास की योजनाएं बनाएंगे और उन्हें लागू करेंगे तो भ्रष्ट बिचौलियों को समाप्त किया जा सकता है।
जब स्थानीय लोग स्वयं योजनाएं बनाएंगे तो उनकी समस्याओं का समाधान शीघ्र होगा, क्योंकि किसी स्थान विशेष की समस्याएं वहां के लोग भली भांति समझते हैं। इस प्रकार विकास करने के लिए जरूरी है कि पंचायतों को अधिकार सौंपे जाएं, जिससे लोकतंत्र की नींव मजबूत हो। उसके बाद आप देखो प्रश्न 6 है आपके पास, सत्ता के बंटवारे के पक्ष और विपक्ष में कई तरह के तर्क दिए जाते हैं। इनमें से जो तर्क सत्ता के बंटवारे के पक्ष में है उनकी पहचान करें और नीचे दिए गए कोड से अपने उत्तर का चुनाव करें। ठीक है, तो सत्ता की साझेदारी, इसमें आपको कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं और नीचे आपको कोड दिए गए। ठीक है, यानी कि सारे गामा। तो अब आप देखो, पहला है यहाँ पर कॉम में क्या लिखा है, विभिन्न समुदायों के बीच टकराव को कम करती है। दूसरा है पक्षपात का अंदेशा कम करती है। गौ है यहाँ पर निर्णय लेने की प्रक्रिया को अटका देती है। अगला है विविधताओं को अपने में समेट लेती है, अस्थिरता और आपसी फूट को बढ़ाती है। सत्ता में लोगों की भागीदारी बढ़ाती है और देश की एकता को कमजोर करती है। तो सारे गामा इसमें आपको दिया है, तो आप इसमें लगाओगे क खो घ और फिर चौ। ठीक है, तो 100 में आपका क्या आएगा, क ख घ फिर चौ। तो आपका उत्तर इसमें 100 होगा। ठीक है, उसके बाद आप देखो, बेल्जियम और श्रीलंका की सत्ता में साझेदारी की व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित बयानों पर चर्चा करें। तो 7 प्रश्न आप देखो यहाँ पर क्या दिया है आपको। इसके अंतर्गत पहला पॉइंट है, बेल्जियम में डच भाषी बहुसंख्यकों ने फ्रेंच भाषी अल्पसंख्यकों पर अपना प्रभुत्व जमाने का प्रयास किया। अगला है, सरकार की नीतियों ने सिंहली, ठीक है, भाषी जो बहुसंख्यकता का प्रभुत्व बनाए रखने का प्रयास किया। गौ है, अपनी संस्कृति और भाषा को बचाने तथा शिक्षा तथा रोजगार में समानता के अवसर के लिए श्रीलंका के तमिलों ने सत्ता को संघीय ढांचे पर बांटने की मांग की। घ है यहाँ पर, बेल्जियम में एकात्मक सरकार की जगह संघीय शासन व्यवस्था लाकर मुल्क को भाषा के आधार पर टूटने से बचा लिया गया। तो इसमें आप देखो ऊपर दिए गए बयानों में से कौन से सही हैं। तो क 100 यहाँ पर आप देखो, इसमें सा रे गा मा में आपको उत्तर देना। ठीक है, सा है यहाँ पर, क ख ग घ, या फिर इसमें से आपको बताना है कि कौन सा सही है। तो आप लिखोगे माँ, यानी कि ख ग और घ। ठीक है, उसके बाद आप देखो प्रश्न 8 है यहाँ पर, सूची सत्ता के बंटवारे के स्वरूप। ठीक है, सूची 1 में आपको दिए हैं सत्ता के बंटवारे के स्वरूप और सूची 2 में आपको दिए हैं शासन के स्वरूप। ठीक है, इनमें आपको मेल करना है और नीचे दिए गए कोड का उपयोग करते हुए सही जवाब आपको देना है। ठीक है, तो पहला यहाँ पर आप देखो, सूची 1 और सूची 2 आपको दिए हैं, इनको आपको मेल करना है और कोड यहाँ पर आपको दिए गए हैं सा रे गामा में। ठीक है, तो आपका उत्तर इसमें होगा गा। ठीक है, गांव में पहला आपका आएगा ख। ठीक है, पहला आपका मिलेगा ख से, यानी कि सरकार के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता का बंटवारा, अधिकारों का वितरण। ठीक है, इस तरह से आपको दूसरा भी, तीसरा भी, चौथा भी मिलाना है। उसके बाद आप देखो प्रश्न 9 है आपके पास, सत्ता की साझेदारी के बारे में निम्नलिखित 2 बयानों पर गौर करें और नीचे दिए गए कोड के आधार पर जवाब दें। तो इसमें और देखो आप, सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र के लिए लाभकर है और ब है, इसमें सामाजिक समूहों में टकराव का अंदेशा घटता है। तो इसमें आप देखो इन बयानों में से कौन सही है और कौन गलत। तो आप देखो ख है यहाँ पर, अ और ब दोनों सही हैं। ठीक है, तो आपका उत्तर होगा यहाँ पर अ और ब दोनों सही हैं। और फिर साथ में आपको बताना है कि कौन गलत है। तो अगर अ और ब दोनों सही हैं तो उसके बाद जो बचे हुए हैं वो क्या होंगे, गलत होंगे। अब तो यहाँ पर आप देखो 4 पॉइंट इसमें जो आपको दिए थे वो चारों के चारों यहाँ पर नहीं है। ठीक है, आप अपनी बुक में देख सकते हैं, यहाँ पर आपको चारों के चारों पॉइंट्स मिल जाएंगे। तो क्लास 10th यहाँ पर आपके इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट हो जाते हैं एंड आप क्लास 10th अदर सब्जेक्ट के क्वेश्चन आंसर वीडियोस मॉडल मास्टर जी के चैनल पर देख सकते हैं। मैंने सभी पे वीडियो बना रखी है। बाकी तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें और मॉडर्न मास्टर जी का नाम भी रोशन करें।